नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। और हम देख रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी मानव भूगोल के सिद्धांत की हमारी जो किताब है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय हमारा जो है वो 6th लेसन तक पहुंच चुका है और हम देख रहे हैं क्रियाओं के बारे में, जो आर्थिक क्रियाएँ होती हैं, जो कि आर्थिक भूगोल का भी एक पोर्शन रहता है। तो आर्थिक भूगोल के अंदर हमने आर्थिक क्रियाओं को जाना। आर्थिक क्रियाओं के हमने प्रकार देखे, कौन कौन से प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक है, तो हमने प्राथमिक और द्वितीय की खूब चर्चा की है। अभी हम तृतीय, चतुर्थ और पंचम एक ही लेसन के अंदर ये है। मोटे तौर पर हमें चतुर्थ और पंचम का भी जो है अध्ययन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो आर्थिक भूगोल आपका, ये थर्ड ईयर का भी एक पोर्शन है, फर्स्ट बुक है आपकी, तो वहाँ पर भी आपको काम आएगा, याद रखिएगा इसको। तो हम शुरुआत करते हैं तृतीय क्रियाओं से। तो अब तक आपने जो जाना है कि हमारे पास में जो प्राथमिक क्रियाएं थी, प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर, उस प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हमने कच्चे माल से संबंधित पदार्थों के बारे में बात की थी। कच्चा माल जो कि डायरेक्ट हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, वो सब क्रियाओं, उसके अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। द्वितीय के अंतर्गत हमने ये भी देख लिया कि द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत उन कच्चे माल को प्रोसेस किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको प्रोसेस किया जाता है, उसका प्रसंस्करण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर हमारे पास में जो आ रही हैं तृतीय क्रियाएं। अब इसमें जो बनेगा हमारे पास में ये रहेगा कि भी अब इसको कच्चे माल को द्वितीय तक लाने के लिए जो है वो कौन है, यानी इसके अंदर क्या मोटे तौर पर क्या आएगा? परिवहन आएगा। इसमें आ जाएगा परिवहन, संचार, परिवहन, संचार और सेवाएं। परिवहन, संचार और सेवाएं, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमें इन तीन के बारे में जो चर्चा करनी है कि सबसे पहले इसको कौन लेकर के आएगा, फिर उसके बाद में किसी सेवा को, यानी कि ये जो सेवाएं हैं ये किस माध्यम से दूसरे तक पहुंचाई जा रही हैं, इसको सेवा सेक्टर कहते हैं। तृतीय क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? तृतीय सेक्टर, टर्शियरी जो सेक्टर है उसको हम सेवा सेक्टर कहते हैं। तो सेवा जो दी जा रही है वो किस माध्यम से दी जा रही है? परिवहन के माध्यम से दी जा रही है या संचार के माध्यम से दी जा रही है? अब कोई कॉल करे और पूछे कि सर हमें ये सलाह चाहिए, अब उसको सलाह देने वाला जो है वो सलाह के पैसे ले रहा है और बदले में उसको सलाह दे रहा है। किससे दे रहा है? टेलीफोन से, रेडियो से, इस प्रकार से दे रहा है। तो ये क्या है? संचार के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। इसके अलावा परिवहन के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवाना, या फिर अब हम आपको अध्ययन करवा रहे हैं तो जो विद्यार्थी यहाँ सामने बैठे हैं उनके लिए ये जो सेवाएँ हैं ये ऑफलाइन हो जाएंगी, और जो आप वीडियो देख रहे हैं उनके लिए संचार का माध्यम हो जाएगा। अब वो संचार का माध्यम क्या है? हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो क्या है? तो ये जो सारी बातें होती हैं ये सब किस में आती हैं? तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम सेवा सेक्टर के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर इसकी जो है डेफिनेशन भी दी गई है, समझाया गया है कि किस प्रकार से तृतीय क्रियाकलापों में क्या क्या आता है। तो चलिए आप भी बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अब डॉक्टर ने आपको देखा, आपकी जांच की और आपको उसने टैबलेट लिख करके दे दी, और अपना उसने वहाँ से क्या हुआ कि अपनी पेमेंट जो उसकी बनती थी वो उसने आपसे वसूल किया। तो वो जो बदले में हमें जो दिया है, तो वो अगर आपको नहीं दिख रहा अभी क्या चीज़ दी हुई है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये चीज़ दिखेगी नहीं कि हमें बदले में क्या मिलता है। वहाँ प्राइमरी सेक्टर में क्या होता था या द्वितीय सेक्टर में क्या आता था? वस्तु दिखाई देती थी कि बदले में क्या मिल रहा है। आप पैसे लेकर के गए दुकानदार के पास में, आपको बदले में गेहूँ मिला, तो इस प्रकार से वो तो क्या हो गया, वहाँ पे भी, वहाँ पे उसको बदले में कोई चीज़ मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको सेवा सेक्टर के अंदर बदले में जो है वो कुछ मिलेगा नहीं। तो दिखेगा नहीं, कहने का मिलेगा जरूर लेकिन दिखेगा नहीं। आप घर से निकले, आपने टैक्सी पकड़ी, बस पकड़ी और आप यहाँ पर आकर के क्लास में बैठे हो, तो जो घर से आप यहाँ तक आए हो तो बदले में आपको क्या मिला है? तो वो आपका क्या है? सेवा सेक्टर है, यानी आपको यहाँ तक लाने की जो सेवा है उसका जो चार्ज उसने लिया है। इस प्रकार से कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं,
विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं, तो देखिए ये एग्जाम्पल देखो बहुत ही अच्छा है कि विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ा रहा है, आप डेली जा रहे हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, वापस आ रहे हो, पढ़ रहे हो, इस तरीके से आपका साल भर निकला जा रहा है और साल भर की आपकी फीस लग जाती है। तो ये क्या चीज़ है? ये सेवा है, सेवा सेक्टर है। किसी भी विवाद की स्थिति के लिए हमें कानूनी राय के लिए वकील के पास जाना होता है, वकील अपनी फीस लेता है। किसी व्यवसायी होते हैं, अनेक व्यवसायी होते हैं, फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। फीस का भुगतान होगा तो अपनी वो सेवाएं प्रदान करेंगे। तो इसी कारण से हमें ज़्यादातर जो इसमें जो मिल रहा है वो सेवाएं मिल रही हैं, इसीलिए हम इस तृतीय सेक्टर को क्या कहते हैं? सेवा सेक्टर कहते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं। अब जो सभी प्रकार की जो सेवा है, अब पढ़ाना एक कला है, इलाज करना भी एक कला है, वकालत करनी भी एक कला है, तो वो कलाएं जो होती हैं उनका मूल्य होता है, वो अपने आप में क्या होती हैं? एक व्यवसाय होती हैं, कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले में प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन, मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है, यानी इनको क्या है? व्यावसायिक कुशलता इसके लिए चाहिए अपने को। एक कलाकार है, मंच पर आप गायक कर रहा है आपका मनोरंजन कर रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, बदले में वो अपनी फ़ीस लेकर के जा रहा है। आप भी सिनेमा घर में जाते हो, फीस चार्ज वहाँ पे करते हो, टिकट लेते हो, वो मनोरंजन अपना करते हो और वहाँ से आ जाते हो। तो बदले में आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है, आप सिर्फ देख करके वहाँ से आ रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो अपना, तो वो भी क्या है? उनके लिए व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है, तब जा कर के वो आप तक पहुँच पाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारा है आपका क्या आ रहा है इसमें, यानी सेवा करने में भी क्या है? बदले में भुगतान चाहिए, और सेवा भी वही कर सकता है जिसके पास में कुशलता होगी। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान, क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। जो अभ्यास होता है, कर्त अभ्यास, ठीक है, इस प्रकार से। तो अभ्यास जब अपन करते हैं तो ये जो सेवाएं होती हैं, ये इनमें सैद्धांतिक अभ्यास, क्रियात्मक प्रशिक्षण के साथ में इनको एक व्यवसाय में बदल देती है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप क्या है? सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। जनशक्ति, जो जनसंख्या है, वो सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब ये ध्यान रखिएगा, जिस देश के अंदर सेवा सेक्टर सबसे ज़्यादा मजबूत होगा ना, यानी कि तृतीय सेक्टर जहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, वो देश कैसा होगा? भी विकसित देश होगा। वो देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? विकसित होगी। जहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर पर जोर दिया जाता है, वो देश कैसे हैं? विकासशील देश होते हैं। कैसे होते हैं भी? विकासशील। और जो देश केवल और केवल प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंड होते हैं, वो देश होते हैं अविकसित। कैसे देश होते हैं भी? अविकसित देश होते हैं। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ हम प्रकृति पर ही निर्भर हैं, मतलब हमने अपना कुछ भी नहीं किया, अपनी कुछ भी खोजने की, कुछ नए संसाधनों का उद्गम नहीं किया है, तो मतलब वो देश कैसा है? अविकसित देश है। जो प्राइमरी के साथ सेकेंडरी सेक्टर पर भी जोर देता है, यानी उद्योगों के ऊपर जोर दिए जाते हैं, तो फिर वो क्या आ जाता है? एक विकासशील श्रेणी में आ जाता है। अब जैसे जैसे अपने देश के अंदर सेवा सेक्टर बढ़ता जाएगा ना, जितना ज़्यादा सेवा सेक्टर बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा भी? ये देश जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होता है। तो अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। अब तृतीय सेक्टर में ज़्यादातर जो भी काम होते हैं वो कुशलता से प्रशिक्षित जो परामर्शदाता होते हैं वही उसके अंदर जो है काम करते हैं। आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाएं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है। जो आर्थिक विकास की जो आरंभिक अवस्था होती है ना, जो शुरुआती दौर है। अब आर्थिक विकास यानी अर्थव्यवस्था जो है, सबसे पहली कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? अविकसित अर्थव्यवस्था होती है, फिर विकासशील होती है, और फिर विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं। तो अविकसित प्रारंभिक अवस्था है विकास की, तो वो कहाँ पर डिपेंड करते हैं? वे सब किस पर डिपेंड करते हैं? प्राथमिक सेक्टर पर। यहाँ बताया ना मैंने आपको, अविकसित का मतलब आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था। एक विकसित अर्थव्यवस्था, देखिए ये आगे बात अपनी, एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक,
ज़्यादातर जो लोग हैं वो तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीय सेक्टर में कार्यरत होते हैं। द्वितीय सेक्टर होता है, प्राथमिक सेक्टर भी कहीं ना कहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक जो श्रमिक है वो तृतीय सेक्टर से जुड़े होते हैं। तो जिस देश के अंदर प्राथमिक सेक्टर में ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं अविकसित, प्राथमिक और द्वितीय में दोनों ज़्यादा है या द्वितीय के अंदर ज़्यादा है, प्राथमिक में थोड़े कम है, लेकिन फिर भी नॉर्मल संख्या से ज़्यादा कहलाएं। जैसे अपन कहते हैं कि 60-40 का रेशो हो कि 60% तो कहाँ पे हो, सेकंड सेक्टर के अंदर, और 40% कहाँ पे हो, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, तो वो विकासशील देश आ जाता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ जनसंख्या होगी 75% जो है वो तृतीय सेक्टर में जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें से लगभग 20% जनसंख्या जो है वो सेकेंडरी सेक्टर की है और 5% जनसंख्या जो है वो प्राइमरी सेक्टर में जुड़ी हुई है। तो फिर भी ये देश कैसा रहेगा, विकसित देश कहलाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये रेशो होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बहुसंख्यक जो लोग हैं वो कहाँ पर जुड़े हुए हैं, तृतीय सेक्टर में जुड़े हैं, कम संख्या में वो द्वितीय सेक्टर में जुड़े हुए हैं। तो देख लीजिए, हमने पहले भी जब हमने किया था आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में विभाजन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि पूंजी की उत्पादन के आधार पर ट्यूमेन और जो हमारे पास में अलेक्जेंडर हैं, इन्होंने इसको 5 भागों में बांटा था। सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय, जिनको रेड कॉलर कहते हैं, लाल कॉलर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे नीला कॉलर कहते हैं, इसे गुलाबी या पीला कॉलर कहते हैं, इसे सफ़ेद, और लास्ट वाले को सुनहरा यानी कि सुवर्ण कॉलर कहा जाता है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शारीरिक मेहनत जो है वो घटती जाएगी और मानसिक जो मेहनत है वो बढ़ती जाएगी। तो शारीरिक श्रम कम होता जाएगा। इस तरफ जब आएंगे, इस तरफ जब हम आएंगे इस तरीके से, अब श्रम जो है, श्रम क्या होगा, घटता जाएगा, घटता। यानी पहले 10 घंटे काम करता था तो पैसे, तो मान लो 100 रुपया मिला उसको 10 घंटे काम करने का। फिर जब वो सेकेंडरी सेक्टर में आया तो उसको 8 घंटे काम करने में 100 रुपया मिल गया। 8 घंटे काम करने से, 8 घंटे, यहाँ 10 घंटे काम करना पड़ रहा है, यहाँ 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, यहाँ 5 घंटे ही काम कर रहा है और वो 100 रुपया कमा रहा है। और यहाँ पर आएगा तो वो लगभग 1 घंटा काम कर रहा है और वो 100 रुपया कमा रहा है। और यहाँ पर उसने 5 मिनट काम किया, कितना भी, 5 मिनट काम किया और उसने 100 रुपया कमा लिया। तो ये डिफरेंस होता है कि श्रम, शारीरिक जो श्रम होता है वो घटता जाता है और मानसिक श्रम जो है वो बढ़ता जाता है। एक विशेषज्ञ को, एक शोधकर्ता बनने के लिए, विशेषज्ञ बनने के लिए हमें अपना मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है। तो इसी वजह से इस क्षेत्र के अंदर, जिस देश में प्राइमरी सेक्टर हावी है, प्राइमरी सेक्टर में जनसंख्या ज़्यादा है, वो देश अविकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। क्लियर? तो इसमें देखिए तृतीय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, परिवहन, व्यापार और वाणिज्य, सेवा, संचार और बीमा, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सफ़ेद जो है यानी चतुर्थ सेक्टर में क्या आ जाएगा, शोध, प्रबंधन, प्रशिक्षण, कलाकार, संगीतकार, ठीक है। ये बड़े लेवल के संगीतकार, मनोरंजक हैं। छोटे लेवल पे हम देखेंगे तो वो तृतीय सेक्टर में आएगा और बड़े लेवल की हम बात करें तो वो फिर चतुर्थ सेक्टर में जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन भी होता है इसमें और विनिमय भी होता है, यानी उसको पैदा भी किया जाएगा और उसका व्यापार भी किया जाएगा। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन किसका किया जाता है, सेवाओं का। तो सेवाओं का भी उपभोग होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे पैदा क्या किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि भी हम उत्पादन तो हमें कहाँ मिल रहा था, अभी उत्पादन की जो बात है वो कहाँ पे मिल रही थी। उत्पादन का मतलब पैदा करना। अब यहाँ गेहूँ पैदा करना, ठीक है, गेहूँ का उत्पादन, चावल का उत्पादन, दूध उत्पादन, ठीक है, खनिज उत्पादन, तो ये सब तो क्या थे, ये सब तो प्राइमरी सेक्टर थे। फिर उत्पादन की बात यहाँ तृतीय सेक्टर में कैसे आ गई, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तृतीय सेक्टर के अंदर उत्पादन से मतलब है सेवाओं का उत्पादन। किसका भी, सेवाओं का। यहाँ सेवाओं का उत्पादन है। तो क्या द्वितीय सेक्टर में भी उत्पादन होता है, तो जी हाँ बिल्कुल, सेकेंडरी सेक्टर में भी उत्पादन होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में उत्पादन किस चीज़ का हो रहा है, जो हम विनिर्माण के बारे में पढ़ रहे थे ना, विनिर्माण,
तो यानी कुछ ना कुछ तो हम निर्माण कर ही रहे हैं। लौह इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, वस्त्र उत्पादन कर रहे हैं, चीनी उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन तो जारी है, उत्पादन जारी है। लेकिन प्राथमिक सेक्टर में एक उत्पादन किसका था, द्वितीय में किसका, और तृतीय में उत्पादन हो रहा है सेवाओं का। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत, अब विनिमय के अंतर्गत क्या आएगा, व्यापार। व्यापार ध्यान रखिएगा, अब व्यापार विनिमय जो है ना वो केवल और केवल तृतीय सेक्टर में ही आता है। कोई आप गेहूं को बेचोगे, आप तृतीय सेक्टर में आ चुके हो, आप प्राथमिक सेक्टर में नहीं हो, ठीक है। आप उत्पादन कर रहे हो तो आप प्राथमिक सेक्टर में हो। दूध को बेच रहे हो, खनिज को बेच रहे हो, ठीक है। आप सामान लाए दुकान पर, अपने किराना की दुकान डाली और वहाँ पर आपने सब कुछ बेचना शुरू किया, पीछे से बना हुआ सामान लेकर के आए। वो सामान जब आप बना हुआ लेकर के आए तो आप यहाँ सेकेंडरी सेक्टर से बना हुआ सामान, यहाँ से निर्मित सामान आप लेकर के आए और यहाँ से भी लेकर के आए। आपने सब जगह से, इन दोनों जगहों से सामान को इकट्ठा किया और बेचना शुरू किया, तो फिर आप कौन किस में आएंगे, तो आप तृतीय सेक्टर के अंतर्गत गिने जाएंगे। जो किराना है, किराना स्टोर जो है वो किस में गिना जाता है, तृतीय सेक्टर में गिना जाता है। चलिए, जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है, क्या बात कह रहा है, हाँ हम विनिमय की बात कर रहे थे। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। अब व्यापार, परिवहन और संचार, इनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। हम बेचते क्यों हैं, कोई वस्तु हम बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि देखो भी कोई वस्तु यहाँ पर जिस रेट में मिल रही है और हो सकता है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर उसका रेट ज़्यादा मिल रहा हो, लेकिन हम इसको यहीं बेच देते हैं क्योंकि हम दूर नहीं जा सकते, तो हमने यहाँ बेचा, तो यहाँ से इकट्ठा करके किसी और व्यापारी ने आगे बेच दिया, उसने बड़े लेवल पर कारखानों के व्यापारियों ने इकट्ठा किया और उसको आगे विदेश भेज दिया। तो इस प्रकार से बेचा आगे के आगे जा रहा है, लेकिन उसमें क्या किया जा रहा है, दूरी को निष्प्रभाव किया जा रहा है कि दूरी का उस पर प्रभाव ना पड़े। इसके लिए परिवहन है, संचार है और या फिर लगातार व्यापार है। एक बेचे अगले के पास में, अगला दूसरे के पास में बेचे, इस प्रकार से बेचते जाएंगे और दूरी अपने आप कवर होती जाएगी। इसलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय, अब ध्यान रखिएगा, मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय अमूर्त वस्तुओं का उत्पादन होता है। क्या होता है भाई, बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। अब जो सेवाएं होती है ना, सेवाएं ये दिखती नहीं है, सेवाएं दिखती नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसको अमूर्त वस्तुएं कहा जाता है। सेवाएं क्या होती हैं, अमूर्त वस्तुएं। मूर्त वस्तु कौन सी है, गेहूं उठाओगे हाथ में, पकड़ सकते हो, हाथ के अंदर उठा सकते हो, महसूस कर सकते हो उसको, ठीक है। दूध है, खनिज है, लोहा है, वस्त्र है, इन चीज़ों को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, अपना सकते हो, पहन सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जो होती हैं तृतीय क्रियाकलाप की जो वस्तुएं होती हैं, वहाँ पर आपको अमूर्त वस्तुएं मिलती हैं। मतलब आप बस में चढ़े, आपने इधर उधर देखा कि ये बस वाले ने हमसे पैसे ले लिए हैं, हमें बदले में क्या दिया है, और थोड़ी देर बाद में आपको नीचे उतार दिया, तो आप जैसे चढ़े थे आप वैसे के वैसे नीचे उतर गए। तो ये क्या है, ये आपको कौन सी वस्तु यहाँ पे मिली, यहाँ पे आपको अमूर्त वस्तु मिली है, जिसे हम सेवा कहते हैं, सेवाएं। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती। तो देखो कच्चा माल इसमें होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। एक नल साज, अब नल ठीक करने वाला, आपके घर का पानी लीक कर रहा था, नल ठीक करने वाला आया, उसने ठीक किया, आपसे पैसे लिए और चलता बना। तो आप देख रहे हैं कि नल जैसा था वैसा वहाँ पे लगा हुआ है, ना तो उसने नल को खोल, मतलब कि नल बदल के भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस उसने क्या किया, उसको टाइट किया और चला गया। तो मतलब वो सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हैं, तो फिर भी आपसे पैसे ले लिए गए। बिजली मिस्त्री है, लाइट कनेक्शन, आपका पंखा बंद हो गया, लाइट बंद होगी, उसने वायर को जोड़ा और चालू। तकनीशियन, धोबी, नाई, अब नाई के पास आप जाते हैं, उसने बाल काटे आपसे, हालांकि उसने वस्तु को ले लिया, फिर भी आपने उसको पैसे दिए। दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रकाशक, ये सब क्या होते हैं, इन सब का काम इसका सामान्य उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये, तृतीय सेक्टर का सामान्य उदाहरण है। द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यही है। देखो सेकेंडरी और टर्शियरी जो सेक्टर है उसमें डिफरेंस क्या है, सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री
प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकरण कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करता है। यानी कि अब जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं, वो ना तो तकनीकों के माध्यम से होगा, ना मशीनरी के माध्यम से होगा, ना कि फैक्ट्री के माध्यम से, इनके माध्यम से नहीं होगा। तो फिर किसके माध्यम से होगा? अब उत्पादन होगा कुशलता के माध्यम, स्किल के आधार पर उत्पादन होगा, अनुभव के आधार पर होगा, ज्ञान के आधार पर जो है उत्पादन होगा। तो उत्पादन दोनों जगह पे हो रहा है, लेकिन द्वितीय और तृतीय सेक्टर में यही डिफरेंस है कि द्वितीय सेक्टर में जो उत्पादन होता है वो फैक्ट्रियों, तकनीकों, मशीनों के माध्यम से होता है, जबकि यहाँ पर कुशलता के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से होता है। चलिए, तो काफ़ी चीज़ें, बातें अपनी यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। अब हम एक बार वापस देख लेते हैं पूरे तौर रूप से कि तृतीय क्रियाकलाप जो है उसमें क्या क्या आएगा। हम व्यापार और वाणिज्य की बात करेंगे तो व्यापार, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, 2 प्रकार का व्यापार आ जाएगा। थोक की बात करेंगे तो नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मंडियाँ, ये थोक वाली होती हैं। जो ग्रामीण मंडियाँ वगैरह जो होती हैं, आपने देखा होगा, मंडी में जाते हैं अनाज वगैरह देखने के लिए, डालने के लिए, तो वो थोक व्यापार है। फुटकर व्यापार में क्या होता है? फुटकर व्यापार 2 प्रकार का हो गया, एक नगरीय, एक ग्रामीण। ग्रामीण में आप देखते होंगे एक आवधिक बाजार होते हैं, एक भंडार फेरी होती है, एक लोक वितरण स्कीम होती है। रेडी वाला है, घर घर जाकर के रेडी से आपको सब्जियां बेच रहा है, दूध वाला दूध बेच रहा है, ठीक है, फल वाला फल बेच रहा है, तो ये क्या है? भंडार फेरी है, ठीक है। आवधिक बाजार क्या होते हैं? आवधिक बाजार होते हैं कि जो सप्ताह में, जैसे कहते हैं कि संडे बाजार लग रहा है, आज यहाँ पे इस गांव में संडे बाजार लगेगा, आज उस गांव में संडे बाजार लगेगा, यानी कि संडे के एक दिन निश्चित किया जाता है और उस दिन के अंदर यानी कैंप लगते हैं ना, जैसे आप कहते हैं कि आज वहाँ पे आँखों वाला डॉक्टर आएगा, आज वहाँ पे जो है हड्डियों वाला डॉक्टर आएगा। इस प्रकार से जो ये जो कैंप लगते हैं, ये सारे के सारे आवधिक बाजार होते हैं। श्रृंखला, अब नगर में क्या होती है? श्रृंखला भंडार होता है। श्रृंखला भंडार लगातार दुकानें लगी होती हैं वहाँ पे, ठीक है, तो दुकानें, मार्केट होता है। डाक ऑर्डर होते हैं। अब डाक ऑर्डर का मतलब है कि आप जैसे जोमेटो है, ठीक है, स्विगी है, तो इन सब के आप क्या कॉल करोगे और आपके पास में खाना आ जाएगा। कॉल करोगे तो आपके पास में अमेजन से जूते आ जाएंगे, कपड़े आ जाएंगे। इस प्रकार से आप सब कुछ घर पे मंगवा सकते हो। वो क्या है? डाक ऑर्डर है। सुलभ बाजार केंद्र और लोक वितरण योजनाएं, तो लोक वितरण योजना यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लोक वितरण योजना यानी कि नई नई जो योजनाएं होती हैं, वहाँ जाकर के खड़े हुए, जैसे लॉटरी वगैरह होती है ना, तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखिए परिवहन, परिवहन में क्या है? तो परिवहन में रेल मार्ग होगा, सड़क मार्ग होगा, जल मार्ग होंगे, वायु मार्ग होंगे। अब जल मार्ग आंतरिक भी हो सकते हैं और महासागरीय भी हो सकते हैं। आंतरिक और नदियों के अंदर चलने वाले जहाज और महासागरों में चलने वाले जहाज। और महासागरीय जो होते हैं ये वो यात्री सेवा वाले भी हो सकते हैं और माल सेवा वाले। आप देखते हैं कि महासागरों के अंदर एक देश, एक द्वीप से दूसरे द्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाने के लिए उसमें यात्रियों को भर करके ले जाया जाता है, तो वो यात्री सेवा कहलाएगी। और अगर माल को भर के ले जाया जा रहा है, माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो माल सेवा कहलाएगी। क्लियर? ऐसे ही वायु के माध्यम से भी, वायु जहाज के माध्यम से भी यात्री सेवा और माल सेवा होती है। संचार, संचार में क्या क्या आएगा? देखिए परिवहन के साधन। अब परिवहन के साधन इसमें आ रहे हैं विद्यार्थी का, वो क्योंकि वो संचार का, कम्युनिकेशन का माध्यम है, इसीलिए संचार के साधनों को यहाँ पे, परिवहन के साधन यहाँ पे रखे गए हैं। जबकि परिवहन के जो प्रकार है, रेल परिवहन, सड़क, जल, वायु, वो सब किस में है? वो परिवहन के अंतर्गत आ रही है। संचार में और कौन सा संचार है? दूर संचार। दूर संचार का मतलब दूर से ही कॉल कर दिया, फोन कर दिया उसको, अगले वाले को। अब दूर संचार में दूरभाष आता है। दूरभाष कैसा है? भू लाइन और मोबाइल। देखिए भू लाइन, एक तो लाइन बिछाई होती है, टेलीफोन की लाइन होती है, वायर होती है, और एक वायरलेस होता है। तो वायरलेस होता है ये मोबाइल है, और वायर होगी तो भू लाइन कहेंगे उसको। ये दोनों क्या है? दूरभाष है। दूरभाष क्या है? एक प्रकार का दूर संचार है। दूर की भाषा सुनी जा सकती है, दूर तक का संचार यानी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य, देखना और सुनना। देखना और सुनना क्या क्या होता है? देखना सुनना, फिल्में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टीवी सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मुद्रण मीडिया, ठीक है, मुद्रण मीडिया किसमें क्या आ जाएगा? जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं। इन सब के माध्यम से हम या तो देख सकते हैं या सुन सकते हैं, इसलिए इसको दृश्य श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। तो देख करके हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या सुन करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? संचार के माध्यम है।
सेवाएं देखिए, अब सेवाएं किस प्रकार की हैं। सेवाएं मौद्रिक, बैंकिंग, बीमा, अचल संपत्ति और व्यक्तिगत और व्यावसायिक। व्यक्तिगत और व्यावसायिक में क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत, सरकारी, गैर सरकारी या संगठनात्मक। इस प्रकार से ये जो सेवाएं हैं, ये जो मुद्राएं हैं या जो व्यवसाय है वो किस प्रकार से, कितने प्रकार के हैं वो हमने यहाँ पर देखे। तो ये एक आपका एक चार्ट बनता है अच्छा सा, जो आपने याद रखना है। इस चार्ट को आपने बना करके आना है। इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस चार्ट के बारे में। आपके जो है उसके अंदर दिया गया है किताब के अंदर। जैसे मान लीजिए, देखिए जरा यहाँ पे कि व्यापार और वाणिज्य। देखो व्यापार और वाणिज्य में हम क्या करते हैं, क्रय विक्रय। इसमें क्या होता है, क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय यहाँ पे चलेगा। फुटकर और थोक। अब व्यापार वाणिज्य में क्या आया था, सबसे पहले एक फुटकर आया था और एक थोक आया था। अब फुटकर और थोक अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब इन सब का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। तो या तो घर घर जा करके आप बेच करके आओ, और या फिर आप एक जगह पे पूरा बड़ा बाजार लगाओ। तो एक जगह पे बैठ करके आप बैठोगे तो वो मंडी बन जाएगी वहाँ पे, ठीक है, वो बड़ा मार्केट बन जाएगा, तो वो थोक व्यापार हो जाएगा। घर घर जा करके बेचोगे तो वो फुटकर व्यापार हो जाएगा। यह सारा काम कस्बों, नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यापारिक केंद्र किसे कहेंगे, जहाँ पर वाणिज्य, लाभ कमाने के लिए जो विशिष्ट सेवाएं जो होती हैं वो संपन्न होती हैं, उन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक। देखो, रुपये के बदले में डॉलर लेना तो ये मुद्रा विनिमय है। गेहूं के बदले में आटा लेना तो ये क्या है, ये वस्तु विनिमय है। तो पहले वस्तु विनिमय से जो है लेन देन किया जाता था कि किसी के घर पे गेहूं है तो उसने गेहूं दे दिया, सामने वाले से दूध खरीद लिया या गाय खरीद ली, गेहूं के बदले में गाय खरीद ली। तो इस प्रकार से ये पहले वस्तु विनिमय चलता था। पहले कोई मुद्रा नहीं थी, फिर धीरे धीरे मुद्राएं बनी, फिर हर देश की अलग अलग मुद्रा होगी। अब हमें दूसरे देश जाने के लिए वहाँ की मुद्रा को क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। तो मुद्रा लेकर के अपनी वाली देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से इसे मुद्रा विनिमय कहा जाता है। व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु। व्यापारिक केंद्र पर लेन देन होता है, संग्रहण केंद्र पर लेन देन होता है, या वितरण बिंदु पर लेन देन होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं थोक व्यापार और कौन सा, फुटकर व्यापार है ना। उससे पहले क्या कह रहा है, ये ग्रामीण विपणन केंद्र कह रहा है। तो ये भी आप देख लेंगे कि गांव तक जो सीमित रहेगा वो ग्रामीण विपणन केंद्र रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार, देखो ये क्या है, निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। जो ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं वो निकटवर्ती बस्तियों का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं यहाँ उतना, क्योंकि गांव है ना, तो गांव में इतनी ज़्यादा व्यक्तिगत और व्यावसायिक गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं। तो दूसरा आता है हमारे पास में ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। आवधिक बाजार क्या है, आवधिक बाजार में देखो, ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं, किसी निश्चित दिन किसी निश्चित तिथि पर लगते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। एक जगह पे हटाया, अब मेला लगा, जैसे यहाँ पे मेला लगा, फिर जालौर में मेला लगा, फिर कहीं सुमेरपुर में, पाली में मेला लगा। तो उसका क्या होता है, एक निश्चित तारीख डिसाइड होती है, एक समय डिसाइड होता है, एक स्थान डिसाइड होता है। ये साप्ताहिक हो सकते हैं, यानी हर संडे के संडे बाजार लगना, हर मंडे के मंडे बाजार लगना। ये पाक्षिक हो सकते हैं, ठीक है। ये वार्षिक भी हो सकते हैं, यानी साल भर की, आज इस यहाँ पे लगाया, साल बाद यहाँ पे इस जगह पे लगेगा, उससे पहले कहीं और जा करके लगेगा। तो इस जगह पे ये व्यापार चलते रहते हैं। और दुकानदार इस प्रकार सभी दिन क्या है, व्यस्त रहते हैं। एक दिन यहाँ बाजार लगाया, दूसरे दिन कहीं और लगा लिया, तीसरे दिन कहीं और लगा लिया। तो दुकानदार तो व्यस्त है, लेकिन यहाँ वाले लोगों को सिर्फ एक दिन के लिए ही टाइम मिला वहाँ पर जो भी लेन देन करना था उसके लिए। नगरीय बाजार केंद्र, जैसे ग्रामीण विपणन केंद्र थे, ऐसे ही नगरीय विपणन केंद्र जो हैं, तो ये कहाँ पे होंगे, ये नगरों में होंगे। ये ग्रामीण से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। और यहाँ पर क्या थी, यहाँ पे सुविकसित सेवाएं नहीं हो पाती थी। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं, बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं व सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं।
अनेक वस्तुएं भी होती हैं इसके अंदर। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार। तो ये इस प्रकार से यहाँ बाजार बड़े लेवल का हो जाता है। हर कोई कहता है कि गांव में वस्तु नहीं मिल रही है तो चलो शहर जा कर के लेकर के आते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हर एक वस्तु बड़े स्तर पर मिलेगी, निर्मित भी मिलेगी, अर्धनिर्मित भी मिलेगी। तो इस प्रकार की वस्तुएं जो है यहाँ पे प्राप्त होती हैं। तो ये नगरीय बाजार केंद्र कहलाते हैं। फुटकर और भंडारों पर सामग्री, ठीक है, भंडारों पर सामग्री। तो फुटकर में क्या था? फुटकर में आप देखेंगे फेरी वाला, रेहड़ी वाला, ट्रक वाला, द्वार द्वार जाने वाला, ठीक है, डाक आदेश वाला, ठीक है, जोमेटो वाले जो डाक आदेश जिस डाक से बुलाते हैं, दूरभाष फ़ोन करके बुला लिया, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर। तो ये सब क्या है? बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है, बिक्री के भंडार रहित। बस इन्होंने क्या किया, एक मार्केट से एक बार रेडी को भरा, सब्जियां ली, रेडी भरी और फिर चल दिए बेचने के लिए। अगले दिन फिर से खरीदी और फिर बेचना शुरू कर दिया। ये भंडारित नहीं करते। लेकिन जो दुकानदार है जो एक जगह पे बैठा रहेगा, अब हो सकता है उसके पास में ग्राहक आए ना आए, सारा दिन भर ग्राहक ही नहीं आया, तो ये थोड़ी है कि शाम को वो सब्जियों को फेंक देगा, नहीं, तो वो अगले दिन फिर से उस सब्जियों को वहीं वैसे सजा करके रखेगा। तो इस प्रकार से उसको भंडारित करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फेरी वाले होंगे, ये चलते चलते लास्ट में अगर कुछ बचेगा ना तो बोलेंगे ठीक है 40 रुपये किलो थी, ले 10 रुपये किलो के भाव से भी ले ले। तो ये खाली करेंगे, ये भंडारित नहीं करेंगे उसको। आई बस नहीं, सुबह सुबह इन्होंने क्या करना है, पूरी कमाई कर लेनी है अपनी रेडी के मूल्य की, जितने का वो सामान लेके आए तो उतनी कमाई की। कमाई करने के बाद में अब लास्ट में वो क्या किया, उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो ये फुटकर व्यापार होता है, ठीक है। भंडारों पर और सामग्री, देखो क्या है, फुटकर व्यापार में वृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। विभागीय भंडार वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकरण सौंप देते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, श्रृंखला भंडार अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने निर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान यहाँ पर पहुँच जाता है। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। देखिए ये बात कर रहा है किसकी, श्रृंखला भंडार वालों की बात कर रहा है यहाँ पे। अब वो जो श्रृंखला भंडार वाले होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो फुटकर व्यापार से वृहत स्तर वाले होते हैं, उनमें नवाचार होता है और वो एक सहकारी समुदाय के होते हैं। मतलब उनका एक समुदाय होता है। जैसे अपन बात करते हैं ना कि भी टैक्सी यूनियन होती है, ऑटो यूनियन होती है, मजदूर यूनियन होती है, तो यूनियन का काम होता है। मतलब इस तरीके से ये यूनियन बना लेते हैं, यूनियन यानी कि एक समुदाय, ठीक है, यूनियन बना लेते हैं, एक समुदाय बना लेते हैं। वो जो समुदाय है उस समुदाय का एक भंडार क्षेत्र होता है जिस पर किसी एक का निगरानी रखी जाती है। वहाँ पर बड़े बड़े जो है यहाँ पे इसने बात की थी, अनुभव के परिणामों से अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता रखते हैं। यहाँ पे कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं, कुशल विशेषज्ञ को नियुक्त कर देते हैं ताकि वो भंडार को बचा करके रखे और अगले दिन फिर से सभी दुकानदार उठाएं और अपनी अपनी जगह पर उसको लगा लें। तो इस प्रकार से एक यूनियन के हिसाब से ये चलते हैं। तो ये भंडार कहलाता है। देखिए थोक व्यापार, अब देखो थोक व्यापार में क्या हो जाएगा, थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडार द्वारा। जबकि फुटकर व्यापार में तो क्या था, भंडार होते ही नहीं है, वो भंडार रहित होता है। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधे खरीद करते हैं। जो विनिर्माण करते हैं ना, द्वितीय सेक्टर वाले क्या करते हैं, विनिर्माण उद्योग जहाँ पे होते हैं वहाँ से सीधे खरीद करते हैं। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं, बिचौलिए बीच वाले से पूर्ति लेते हैं। मान लो कोई वस्तु है, यहाँ कंपनी में बनी, यहाँ से बनी, यहाँ बनने के बाद में एक व्यापारी के पास में आई, बड़े व्यापारी के पास में, और यहाँ से फेरी फुटकर वालों ने खरीदा। तो जो फुटकर वाले होते हैं वो भंडार रहित होते हैं। ये फेरी ले जाकर के क्या करेंगे भी, इसको बेचेंगे, ठीक है, रेडी ले जाकर के इसको बेचेंगे। तो ये जो थोक है, थोक वाला यानी आप होलसेल, अपन बात कहते हैं होलसेल वाला होता है ना जो, ठीक है अभी हाँ इकट्ठा माल उठाओगे तो इतने में ले जाना। तो
थोक जो होती है वो क्या होता है, वो सीधे सीधे कहाँ से आता है माल, पूरा फैक्ट्री से माल आता है, फैक्ट्री से पूरा माल उठाएंगे और आगे भी वो क्या करेंगे, उसको सस्ते में बेच देंगे, और जो उसके बाद में रेट बढ़ाएंगे कौन, दुकानदार रेट बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है, फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति करते हैं, यानी इस बड़े भंडार के बाद में एक और भंडार आएगा और उस भंडार से ये फुटकर वाले सामान खरीदेंगे, तो यानी बिचौलिए भंडार वाले से खरीदेंगे। एक बड़ी दुकान, जैसे आप मान लेते हैं कि भी हम बात करते हैं एक जयपुर के अंदर कोई फैक्ट्री है, ठीक है। अब जयपुर की फैक्ट्री है, वहाँ से उस फैक्ट्री से माल आया जोधपुर, तो जोधपुर माल आया, जोधपुर में क्या है, बड़ा थोक व्यापारी है, वहाँ से माल उठाया जालोर गया, जालोर गया तो ये छोटा थोक व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, और यहाँ से फेरी वालों ने, फुटकर वालों ने इसको खरीद करके घर घर बेचना शुरू किया। तो ये जो है ना, ये बिचौलिया है, ये क्या है, बीच वाला बिचौलिया है। बड़ा थोक व्यापारी कौन था, ये था। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि बहुसंख्यक जो फुटकर व्यापारी होते हैं वे बिचौलियों से पूर्ति करते हैं। थोक विक्रेता जो है, जो होलसेलर है, वो बेचने वाला, वो फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। फुटकर भंडारों को क्या देते हैं, उधार। इनको माल जो है उधार देंगे, इनसे ज़्यादा मतलब इनको बोलेंगे ठीक है अभी एक बार तू बेच के आ, बाद में आकर के मेरा पैसा चुका देना। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। जो फुटकर, जो फेरी वाले होते हैं, रेडी वाले जो होते हैं ना, वे सब क्या करते हैं, होलसेलर से लेते हैं, उसको बोलते हैं कि ये तेरा माल है, तेरा माल हमें दे दे, हम शाम तक तेरा माल बेच देंगे और बेच करके तुझे जितना पैसा, जितने पैसे का तेरा माल होगा उतना पैसा तेरे को मिल जाएगा शाम तक। वो बोलता ठीक है अभी मुझे क्या चाहिए, बेच दो सामान। उसने बेच दिया, शाम को उसको पैसा मिल गया, वो भी खुश, और उसने जो भी पैसे 10-20 रुपये बढ़ा करके बेचा होगा वो भी खुश। तो इस प्रकार से ज़्यादातर जो फुटकर वाले होते हैं वे डिपेंड करते हैं थोक व्यापारी पर, कि थोक व्यापारी अगर बड़ा है, बड़े लेवल का है, तो वो क्या है, उनको उधार में ही एक बार सामान दे देता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे पास में फुटकर की और थोक की, यानी हम व्यापार वाणिज्य पहला स्टेप हमने देख लिया। दूसरा स्टेप था परिवहन। तो परिवहन भी आप जानते हैं कि परिवहन की सुविधाएं हमें जरूरत है। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल, संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो परिवहन के द्वारा क्या होता है, भले वो व्यक्ति हो, विनिर्मित माल हो या संपत्ति हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ये परिवहन का काम होता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। निर्मित क्या है, एक संगठित उद्योग है जो आगे के आगे जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी जिसके अंदर यहाँ से बस पकड़ी, जालोर गए, जालोर से ट्रेन पकड़ी, आगे अहमदाबाद चले गए, अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ी, कोलकाता चले गए, कोलकाता से जहाज़ पकड़ा, विदेश चले गए। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारे पास में संगठित एक जो है उद्योग है, संगठित हम इसको कह सकते हैं। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। आधुनिक समाज क्या चाहता है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उत्पादन हो, जितना जल्दी हो सके उसका वितरण हो, जितना जल्दी हो सके उसका उपभोग किया जा सके, उपभोक्ता तक उसको पहुंचाया जा सके। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। अब प्रत्येक स्टेप में, अब उत्पादन के बाद में जब उसको वितरण के लिए ले जाना है तो बीच में परिवहन की आवश्यकता होगी, और जैसे ही परिवहन लाएंगे बीच में तो किराया भाड़ा जो है वो उसमें जुड़ जाएगा, वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। वितरण के बाद में उपभोग तक जब लेकर के जाएंगे, घर तक लेके जाएंगे तो वस्तु और महंगी पड़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये क्या होता है, मूल्य बढ़ जाता है परिवहन से। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग की लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जाता है। यानी कि परिवहन दूरी को कैसे मापते हैं, किलोमीटर दूरी में यानी जो डिस्टेंस है उसको, समय दूरी यानी उसमें लगने वाला समय, लागत दूरी यानी उसमें होने वाला खर्च, जितना पेट्रोल जलेगा, जितने टायर घिसेंगे, जितनी इंजन घिसेगा, वो सब जो है उसके रूप में इसको मापा जाता है। ये कोई भी लेगा ना, कोई अपन किराए पर भाड़े पे कोई टैक्सी करवाने जाएंगे तो वो कहेगा हाँ भी कितनी दूर जाना है,
कितनी इतनी दूर जाना है तो इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा तो इतने पैसे लगेंगे। तो इस प्रकार से वो पैसे बताता है अपने को। परिवहन के साधन के चयन में समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। समकाल रेखाएं, देखो समकाल रेखाएं कौन सी होती हैं? समकाल, काल का मतलब समय, यानी कि समान समय में पहुंचने वाला जो स्थान होता है कि इस स्थान पर पहुंचने में, ए स्थान पर पहुंचने में 1 घंटा लग रहा है, बी स्थान पर पहुंचने में भी 1 घंटा लग रहा है, सी स्थान पर पहुंचने में भी 1 घंटा लग रहा है और डी स्थान पर पहुंचने में भी 1 घंटा लग रहा है। तो ये जो समान समय वाले स्थानों को जो मिलाने वाली जो रेखा है, इसे हम क्या कहेंगे? समकाल रेखा कहेंगे। आई बात समझे? ये इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समकाल रेखा कहते हैं। जाल तंत्र और पहुंच, ये भी बहुत आसान है। कौन कौन सा जाल तंत्र है ये सब आपने यहाँ पे रीड कर लेना है, देख लेते हैं। जैसे ये परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, कि जयपुर से जोधपुर गए, जोधपुर से जालोर गए, जालोर से आहोर आए, आहोर से सांडेराव गए, सांडेराव से पाली गए, पाली से जयपुर चले गए। इस प्रकार से ये क्या है? आपस में क्या बन जाएगा? इसमें जाल बन जाता है। जाल तंत्र या योजक से मिलकर बनते हैं, जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर बनते हैं। 2 अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। क्या होता है अभी? नोड। जहाँ पे इस तरीके से पॉइंट बनते हैं वो क्या कहलाता है? नोड बिंदु कहलाता है। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है, जो सड़क जो है जो 2 नोडों को जोड़ती है, इन दोनों को जो जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? योजक कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? योजक। ये जोधपुर है, जोधपुर से हर तरफ सड़कें निकल रही हैं। ये पाली है, पाली से हर तरफ सड़कें निकल रही हैं, लेकिन पाली और जोधपुर को जोड़ने वाली जो सड़क है इसको हम क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं। भी हाँ बिल्कुल, जो विकसित होगा ना जाल तंत्र, जो विकसित, तो उसमें तो बहुत से योजक होंगे जो आपस में 2 नोडों को मिला रहे होंगे, जिसका अर्थ है कि स्थान सुसंबद्ध है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जनसंख्या, कस्बे हैं, क्षेत्र की लंबाई है, ऊंचावच है, वहाँ की जलवायु है, वो सब चीज़ें जो है इसको प्रभावित करती हैं। फिर आ जाता है संचार। तो संचार की बात करते हैं तो संचार में, संचार सेवा में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। इसमें क्या किया जाएगा? संचार में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों, इन सब का जो है लेन देन होता है, ये संचार है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया। अब लेखन का जो आविष्कार था, जब से हमने लिखना शुरू किया है तब से संदेश हमारे सुरक्षित पड़े हैं। पहले क्या होता था? एक व्यक्ति ने दूसरे को कहा, जो कह दिया वो संदेश है। अब वो संदेश अगर किसी ने नहीं नोट किया, लिखा नहीं अगर, तो वो सुरक्षित नहीं है। अब हमें नहीं पता कि उस राजा ने उस समय अंग्रेज को क्या कहा था, हमें नहीं पता। तो फिर वो पता कैसे चलता है? जब वो सुरक्षित होगा तो पता चलेगा। तो सुरक्षित कैसे हो सकता है? लिखने से। सबसे पहली बात है लिखने से। ये जो पूरा है मैंने यहाँ पे पढ़ाया, बोल दिया, अब अगर इसको रिकॉर्ड ना किया जाए, अब यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्ड ना किया जाए तो ये सुरक्षित नहीं हो सकता। इसको लिखा ना जाए, आप अगर इसको नहीं लिखोगे ना तो मैंने क्या पढ़ाया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए लेखन का आविष्कार जो है वो क्या करता है? संदेशों को सुरक्षित करता है। संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल, वायु द्वारा परिवाहित होते थे। पहले कैसे होते थे? हाथ से, ठीक है, एक से दूसरी जगह पहुंचाते थे, पशुओं के द्वारा, नाव के द्वारा, सड़क, रेल, वायु के द्वारा प्रवाहित होते थे। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। परिवहन के जितने भी, आपने देखा ना, परिवहन के साधनों को हमने संचार में क्यों रखा था? क्योंकि परिवहन के जो साधन हैं वे भी संचार का ही काम करते हैं। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। अब जो संचार है ये परिवहन पर डिपेंड नहीं है। अब पहले संदेश भेजना होता था ना, तो पत्र को हमने
डाकिए को दे दिया। अब डाकिए ने क्या है, बस में सभी पत्थर लगा दिए। एक बस गई, वो जो जालोर गई, जोधपुर गई, कहीं भी गई, वहाँ जाकर उसने पत्थर इकट्ठे छोड़ दिए। तो पहले बस के माध्यम से जा रहे थे, अब हमने यहाँ बैठे बैठे टेक्स्ट मैसेज किया, सामने पहुँच गया बस। तो मतलब अब हमें बस पे चढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अब हमें किसी डाकिए के पास जाने की जरूरत नहीं है, डाकघर में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट मैसेज अपना संदेश भेज सकते हो। जब से मोबाइल आया है, दूरभाष आया है, उपग्रह जैसे विकास आए हैं, संचार को परिवहन से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्यपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारण डाकघरों द्वारा हो रहा है। अभी भी डाकघर चल रहे हैं। जब तक ये डाकघर चिट्ठियों वाला काम चलता रहेगा, मतलब भले पुराने तंत्रों के सस्ता होने या पुराने तंत्र के सस्ता होने की वजह से क्या है, अभी तक वो समाप्त नहीं हुए हैं। कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे की गई है, तो ये आप अपनी किताब में देख लेना कौन कौन से संचार की जो है चर्चा की गई है। दूर संचार में क्या आ जाएगा, तो दूर संचार में तो अभी अपन बात कर ही रहे थे, मोबाइल यहाँ पे दूरभाष है। नूतन उन्नति किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना देती है। तार, मोर्स-कूट, टेलेक्स, ये सब इसके भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। रेडियो, दूरदर्शन भी समाचार, चित्रों, दूरदर्शन कालों, तो इस प्रकार से ये क्या है, ये जनसंचार के माध्यम कहा जाता है। वे विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब क्या करते हैं, विज्ञापन और मनोरंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है समाचार पत्र ये पूरा का पूरा विज्ञापन के लिए हो गया, क्योंकि कभी कोई खबर अगर हमें चाहिए होती है तो वो मोबाइल पर हमें मिल जाती है। इंटरनेट है, वैश्विक संचार में वास्तव में क्रांति ला दी है। इंटरनेट ने सबसे ज़्यादा क्रांति लेकर के आया है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल एक बार हम आज के जो इस चैप्टर में फिलहाल यहाँ तक की ही बात करेंगे। इससे आगे की बातें जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।